नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। यूपी पीसीएस 2024 के लिए हम एनसीईआरटीज़ को कवर कर रहे हैं और इस क्रम में क्लास 9th की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी गतिमान है। क्लास 9th इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है निर्धनता एक चुनौती। यानी आज के इस अध्याय में हम निर्धनता या पॉवर्टी से जुड़ी हुई कुछ मूलभूत अवधारणाओं को समझने का प्रयास करेंगे। इसका चौथा पार्ट भी संभवतः आज शाम 6 बजे तक आपको मिल जाएगा और इसी के साथ में क्लास 9th की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है कि गत वर्षों में चाहे प्रीसीएस प्रीलिम्स की बात की जाए या अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं की बात की जाए, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वो आपको आगे इसी वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निर्धनता को समझते हैं। निर्धनता को किस तरीके से एनसीईआरटी में परिभाषित किया गया है कि जीवन जीने के लिए न्यूनतम उपयोगी आवश्यकताओं की प्राप्ति का न होना निर्धनता की कैटेगरी में आता है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए कुछ न्यूनतम चीज़ों की ज़रूरत होती है। वे न्यूनतम चीज़ें क्या हैं? भोजन चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, पीने के लिए स्वच्छ पानी चाहिए, बच्चों के लिए एजुकेशन चाहिए और स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए। अगर आपके पास कार नहीं है, आपके पास अगर बड़ा बंगला नहीं है, आपके पास बहुत लंबी लंबी कह सकते हैं गाड़ियां नहीं हैं, तो काम चल जाएगा। लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जैसे पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़े, बच्चों के लिए एजुकेशन और स्वास्थ्य सुविधाएं, ये ऐसी चीज़ हैं जो आपके पास ही होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति या कोई व्यक्तियों का समूह ऐसा है जिसके पास ये न्यूनतम चीज़ें भी उपलब्ध नहीं हैं, तो उसको निर्धनता या पॉवर्टी की कैटेगरी में रखा जा सकता है। एक डेटा है 2011-12 का जनगणना के अनुसार, तो वो क्या कहता है कि भारत में लगभग 270 मिलियन लोग जो हैं वो कैसे हैं? निर्धन हैं, पॉवर्टी में जीने वाले लोग हैं। और इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ से आपको पता होनी चाहिए कि भारत में निर्धन लोगों का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है। सर्वाधिक संकेंद्रण का आप ये भी मतलब समझ सकते हैं कि भारत की पॉपुलेशन अब तो पहले नंबर पर पहुँच गई है। भारत में बहुत सारे लोग हैं, मतलब जनसंख्या भारत की बहुत ज़्यादा है, तो इस हिसाब से भारत में निर्धनों का संकेंद्रण भी सर्वाधिक है। निर्धनों का सर्वाधिक संकेंद्रण होने का मतलब ये नहीं है कि भारत सबसे निर्धन देश है या भारत सबसे गरीब देश है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर स्थितियाँ और भी भयावह हैं, स्थितियाँ और भी बुरी हैं, लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो अगर नंबर में देखा जाए तो निर्धनों का सर्वाधिक संकेंद्रण भारत में है। अब यहाँ से देखेंगे शहरी निर्धनता और ग्रामीण निर्धनता। तो शहरी निर्धनता में कौन कौन से लोग आते हैं, ग्रामीण निर्धनता के अंतर्गत कौन कौन से लोग कंसीडर किए जाते हैं। तो शहरी निर्धनता को देखेंगे तो शहरों में जो निर्धन लोग हैं वो जनरली आपको रिक्शा चलाते हुए मिलेंगे, या फेरी वाले जो लोग हैं, वेंडर्स जो होते हैं, वो मिलेंगे आपको। इसके अलावा जो फैक्ट्रियाँ वगैरह जो उद्योग होते हैं उसमें बहुत कम मजदूरी पर काम करने वाले श्रमिक, ये सारे लोग आपको जनरली झुग्गी या मलिन बस्तियों में निवास करते हुए दिखाई देंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमको दिखाते हैं शहरी निर्धनता का एक परिदृश्य। ग्रामीण निर्धनता में आप देखेंगे तो खेतिहार मजदूर हो गए, ये निर्धनता की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा बड़े किसानों को अगर छोड़ दिया जाए तो लघु और सीमांत किसान भी कहीं ना कहीं निर्धनता की कैटेगरी में ही देखे जाते हैं। इसके अलावा वे किसान जिनके पास कोई भी प्रकार की भूमि नहीं है, वो दूसरों की भूमियों पर मजदूरी के रूप में कार्य करते हैं, वो सारे लोग भी जो है ग्रामीण निर्धनता का एक परिदृश्य क्रिएट करते हैं। निर्धनता से संबंधित कुछ मुद्दे यहाँ पर आप देख पाएंगे, जैसे भूमिहीनता। इन्हें आप कारण या परिणाम दोनों की कंडीशन में देख सकते हैं। जैसे भूमिहीनता, अगर किसी व्यक्ति के पास क्या नहीं है, भूमि नहीं है, ज़मीन नहीं है, तो वो निर्धन है। या फिर इसको ऐसे भी देख सकते हैं, अगर व्यक्ति निर्धन है तो उसके पास भूमि नहीं है। बेरोजगारी हो गई, परिवार का आकार, यानी जितना बड़ा परिवार का आकार होगा, फैमिली का आकार होगा, ऊपर से रोजगार नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो पॉवर्टी की कैटेगरी में चला जाता है। निर्धनता का सीधा संबंध निरक्षरता से है। अगर व्यक्ति निर्धन है तो कहीं ना कहीं उसके जो बच्चे हैं वो अच्छी एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। निर्धन व्यक्ति है तो कहीं ना कहीं वो अच्छा पोषण प्राप्त नहीं कर पाता है, अच्छा खाना प्राप्त नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो अपने स्वास्थ्य को खराब कर लेता है। उसके बच्चे कुपोषित नज़र आते हैं। और जो ऐसे परिवार होते हैं जो निर्धनता की कैटेगरी में जी रहे होते हैं, उनके बच्चों को बाल श्रम करना पड़ता है। जनरली क्या होता है कि जैसे बड़ा परिवार है तो वहाँ पर क्या होगा, लोग ये सोचेंगे कि जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं किसी भी परिवार के, वो सभी लोग कुछ न कुछ कमाएं और परिवार के भरण पोषण में अपना सहयोग प्रदान करें। तो इस स्थिति में जो बाल श्रम की कंडीशंस हैं वो सबसे ज़्यादा ऐसे ही परिवारों में देखी जाती है। ठीक है। महात्मा गांधी भी ने कहा था कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा। ठीक है। सामाजिक वैज्ञानिकों ने अलग अलग दृष्टिकोणों में अलग अलग पर्सपेक्टिव से निर्धनता के बारे में बताया। उन्होंने कुछ सूचकों की सहायता से निर्धनता को परिभाषित करने का प्रयास किया।
वैसे जनरली देखेंगे तो पुराने समय से जो निर्धनता का सूचक है वो आय स्तर के आधार पर निर्धारित किया जाता है या उपभोग स्तर के आधार पर निर्धारित किया जाता है। लेकिन अब जैसे जैसे समय बदल रहा है तो आय स्तर और उपभोग स्तर के अलावा कुछ अन्य चीज़ें भी ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं निर्धनता के सूचक के रूप में देखी जा रही हैं, जैसे निरक्षरता का स्तर, कुपोषण का स्तर, स्वास्थ्य सेवाओं में कमी का स्तर, रोजगार के अवसरों में कमी का स्तर, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता में कमी का स्तर। जनरली देखा जाता था पहले आय स्तर के आधार पर और उपभोग स्तर के आधार पर, खर्च करने के आधार पर निर्धनता का क्या किया जाता था, क्लासिफिकेशन किया जाता था। लेकिन अब इन दोनों सूचकों के अलावा, इन दोनों इंडिकेटर्स के अलावा निरक्षरता को भी ध्यान में रखा जा रहा है, कुपोषण को भी ध्यान में रखा जा रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं में कमी को भी ध्यान में रखा जा रहा है, रोजगार के अवसरों में कमी को भी ध्यान में रखा जा रहा है, सुरक्षित पेयजल किसी व्यक्ति को उपलब्ध है कि नहीं, स्वच्छता की जो मानक हैं उनका, इन सारी चीज़ों का जो है अब ध्यान रखा जा रहा है निर्धनता के निर्धारण में। एक सूचक और है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, सामाजिक अपवर्जन। सामाजिक अपवर्जन दरअसल होता क्या है, यहाँ पे सीधे सीधे शब्दों में अगर आप समझेंगे कि एक सोसाइटी है या एक समूह है, कोई गांव है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सारी चीज़ों से संपन्न हैं, ठीक है, उनको अच्छा वातावरण मिल रहा है, उनको खाने पीने के लिए अच्छा मिल रहा है, उनकी इनकम अच्छी है, परिवार समृद्ध है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो निर्धन लोग होते हैं उन्हें इस सोसाइटी से बाहर जाकर के रहना पड़ता है, इसको बोलते हैं सामाजिक अपवर्जन। और ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में जाति व्यवस्था में विधिवत रूप से दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि जो भी अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, वो अन्य वर्गों की अपेक्षा थोड़ा सा इनको हम मान करके चल सकते हैं। हालांकि ये सभी लोगों पर लागू नहीं हो रहा है, सभी लोगों पर अप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी जनरली आप देखेंगे तो अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां अन्य वर्गों की अपेक्षा थोड़े से निम्न स्तर पर हैं। तो जो लोग अच्छे वातावरण में रह रहे हैं, जो लोग संपन्न माहौल में रह रहे हैं, निर्धन लोगों को या ऐसे लोगों को जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, इनको उन उच्च वर्ग वाले लोगों से या उन संपन्न लोगों से या अच्छे वातावरण में रहने वाले लोगों से अलग जा कर के निकृष्ट वातावरण में रहने को मजबूर होना पड़ता है। इसी को बोलते हैं लोगों का सामाजिक अपवर्जन, ठीक है। इसके बाद में असुरक्षा, इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी में जो अलग अलग वर्ग हैं, अलग अलग समुदाय हो सकते हैं, उनमें काफ़ी सारी इनसिक्योरिटीज़ पाई जाती हैं। जैसे विशेष रूप से देखेंगे आप, जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, या फिर विधवाएं हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं, हैंडीकेप्ड हैं, दिव्यांग हैं, तो उनके आने वाले समय में निर्धन होने की संभावना बनी रहती है, ठीक है। यानी आज अगर वो अच्छी कंडीशन में हैं तो ये संभावना बनी रहती है कि भविष्य के आने वाले समय में वो लोग निर्धन हो जाएंगे, या फिर जो आज निर्धन हैं वो आगे भी निर्धन बने रहेंगे। इस संभावना की जो माप होती है वो असुरक्षा होती है। निर्धनता रेखा के बारे में बात करते हैं, पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन क्या है? निर्धनता की रेखा के आय के आधार पर या उपभोग के आधार पर जो न्यूनतम स्तर होता है, इनकम का जो एक मिनिमम लेवल होता है, उस लेवल से भी नीचे कोई व्यक्ति है। जैसे मान करके चलिए किसी ने निर्धारण कर दिया कि भाई 200 रुपये कमाने वाला निर्धन नहीं कहलाएगा, लेकिन आपकी इनकम 200 से भी कम है, तो ये क्या हो गया, 200 जो है ये एक पॉवर्टी लाइन है, यानी इससे नीचे जाओगे तो निर्धनता की कैटेगरी में आओगे। तो आय या उपभोग स्तर, कंजप्शन का जो न्यूनतम लेवल होता है, उससे भी नीचे की कंडीशन में जो रहने वाले लोग हैं, ठीक है, वो निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की कैटेगरी में आते हैं। हालांकि पॉवर्टी लाइन का जो निर्धारण होता है वो अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पॉवर्टी लाइन अगर निर्धारित कर दी गई तो वो सभी देशों के लिए एक जैसी होगी। अलग अलग देश अपने अपने दृष्टिकोण के हिसाब से जो पॉवर्टी लाइन है उसको अलग अलग रूप में निर्धारण करते हैं। जैसे विशेष रूप से हम भारत में बात करेंगे कि भारत में निर्धनता की रेखा का निर्धारण किन स्तरों पर किया जाता है, तो यहाँ पर 2 स्तर हैं इसके। एक कैलोरी आपूर्ति के आधार पर भारत में निर्धनता रेखा का या पॉवर्टी लाइन का निर्धारण किया जाता है। दूसरा इनकम के आधार पर भारत में पॉवर्टी लाइन का निर्धारण किया जाता है। और ये क्वेश्चन सर पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैलोरी आवश्यकता के आधार पर निर्धनता रेखा को देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में उन व्यक्तियों को निर्धन माना जाता है जो 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्राप्त नहीं कर पाते हैं।
और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्राप्त न करने वाले लोगों को निर्धनता की कैटेगरी में रखा जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की मात्रा ज़्यादा रखी गई है और शहरी क्षेत्रों में कैलोरी की मात्रा कम रखी गई है। इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे एक सामान्य सा कारण ये है कि ऐसा माना जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग होते हैं वो शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं, शारीरिक परिश्रम ज़्यादा करते हैं, इस वजह से उनको ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है। वहीं कंपैरेटिवली देखा जाए तो शहरी क्षेत्रों में के जो लोग होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शारीरिक श्रम कम करते हैं, इस वजह से उनको कम कैलोरीज़ की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये कैलोरी की नीड के आधार पर पॉवर्टी लाइन का निर्धारण है। आय के आधार पर पॉवर्टी लाइन का निर्धारण किस तरीके से होगा? तो इस जगह पर 2 समितियां जो हैं वो काफ़ी उल्लेखनीय हैं और कई बार यहाँ से प्रश्न भी पूछा गया है। आपसे डायरेक्टली ये भी पूछा गया है कि सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है, रंगराजन समिति का संबंध किससे है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, गरीबी रेखा के निर्धारण से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन कब हुआ था, रंगराजन समिति का गठन कब हुआ था, और इसके अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निर्धनता का निर्धारण किस तरीके से किया जाता है। तो ये आय के आधार पर निर्धारण की हम बात कर रहे हैं, तो रूरल एरियाज़ में यानी ग्रामीण क्षेत्रों में वह व्यक्ति जो 816 रुपये प्रति माह कमाता है वो निर्धन नहीं है, ये कहा था सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट में। शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति माह कमाने वाला व्यक्ति निर्धन नहीं है, ये सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट में कहा गया था। यहाँ पर आप देखेंगे दोनों में, जैसे आय वाले अगर सूचक के आधार पर देखें या फिर आप कैलोरी वाले सूचक के आधार पर देखें तो वहाँ पर देखेंगे आप ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी को ज़्यादा रखा गया, शहरी क्षेत्रों में कैलोरी को कम रखा गया, और वहीं आय के आधार पर देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में आय को कम रखा गया और शहरी क्षेत्रों में आय को ज़्यादा रखा गया। तो वहाँ पर कैलोरी ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा रखने के पीछे रीज़न वही था जो मैंने आपको बताया था, शारीरिक श्रम ज़्यादा है ग्रामीण क्षेत्रों में, इस वजह से उनको ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता पड़ेगी। और शहरी क्षेत्रों में अगर आय के आधार पर देखेंगे तो इनकम को ज़्यादा रखा गया, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में सर्वाइव करना थोड़ा सा महंगा होता है। अगर दोनों में तुलनात्मक रूप से देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहन सहन है वो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा कैसा है, सस्ता है, इस वजह से आय को यहाँ पर थोड़ा सा कम रखा गया रिस्पेक्टिवली देखा जाए तो शहरी क्षेत्रों के सापेक्ष। अब सुरेश तेंदुलकर समिति ने दे दिया आपको 2005 में ये कमेटी जो है गठित हुई, तो इसने बताया कि रूरल एरियाज़ में यानी ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रति माह कमाने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है, इससे नीचे जो जाएगा वो गरीब है। शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति माह कमाने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है, इससे नीचे जो जाएगा वो गरीब है। और रंगराजन समिति ने थोड़ा सा संशोधन किया क्योंकि ये इसके बाद में आई और धीरे धीरे क्या है थोड़ी सी महंगाई बढ़ी, तो उन्होंने ये महसूस किया कि 816 रुपये काफ़ी कम है, तो इसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए। तो रंगराजन समिति की रिपोर्ट जो कि पब्लिश हुई थी आपकी 2014 में, 2012 में एक कमेटी गठित हुई, 2014 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की। तो इसने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपये प्रति माह कमाने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है और शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये कमाने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है। तो ये डेटा है कुछ, इसको याद रखिएगा। अब इनसिक्योर्ड ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं, असुरक्षित समूहों के बारे में बात करें। सर्वाधिक असुरक्षित समूहों में कौन कौन आते हैं? अनुसूचित जाति वाले परिवार, अनुसूचित जनजाति वाले परिवार, ग्रामीण श्रमिक परिवार और नगरों में यानी शहरों में ऐसे मजदूर परिवार जिनको रोजगार नियमित रूप से नहीं मिल पाता है। ये सारे लोग जो हैं कह सकते हैं कि असुरक्षित कैटेगरी में आते हैं और निर्धनता की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर एक डेटा है, तो यहाँ पर देखेंगे कि अनुसूचित जातियों के लगभग 29% परिवार जो हैं वो असुरक्षित की कैटेगरी में आते हैं। एसटी कैटेगरी में देखेंगे तो लगभग 43% जो फैमिलीज़ हैं वो असुरक्षित कैटेगरी में आती हैं। ग्रामीण श्रमिक परिवारों में यह डेटा 34% है और नगरीय अनियत मजदूर परिवारों में भी ये डेटा 34% है। अब देखेंगे आय के आधार पर या इनकम के आधार पर, गरीबी के आधार पर अंतर्राज्यीय असमानताएं पाई जाती हैं। मतलब अलग अलग राज्यों में जो आय का अनुपात है वो अलग अलग है, निर्धनता का अनुपात है वो अलग अलग है। ठीक है, तो अंतर्राज्यीय असमानताएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जैसे आप देखेंगे 2011-12 के डेटा के अनुसार भारत में जो निर्धनता का रेशियो है, निर्धनता का अनुपात है वो है आपका 22%। और सबसे निर्धन राज्यों की बात करें तो बिहार और उड़ीसा जो हैं ये सर्वाधिक निर्धन राज्यों में हैं और इनका जो निर्धनता अनुपात है वो राष्ट्रीय औसत से भी कम है। भारत में पूरे ओवरऑल इंडिया की बात की जाए तो निर्धनता अनुपात कितना है? 22% है, लेकिन बिहार में ये 33.7% है और उड़ीसा में यह 32.6% है। तो इस हिसाब से बिहार और उड़ीसा जो हैं सर्वाधिक निर्धन राज्य हैं।
इसके अलावा कुछ राज्यों ने अपने निर्धनता स्तर को कम करने में भी जो है उल्लेखनीय प्रयास किए हैं, निर्धनता में उन्होंने सुधार किया। जैसे विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा की बात की जाए तो यहाँ पर उच्च कृषि वृद्धि दर देखने को मिली है पिछले कुछ वर्षों में, जिस वजह से यहाँ पर निर्धनता में क्या हुए हैं, सुधार हुए हैं। और एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं केरला। ठीक है, केरला ने सबसे ज़्यादा काम किस चीज़ पे किया है, किस फील्ड पे केरला ने सबसे ज़्यादा वर्क किया है, तो इसने ह्यूमन रिसोर्स पर सबसे ज़्यादा काम किया है। इससे पहला चैप्टर हमारा इसी से जुड़ा हुआ था, ह्यूमन रिसोर्सेज। देखिए, कोई भी स्टेट की बात की जाए, कोई भी कंट्री की बात की जाए, वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस तभी कर सकता है जब वहाँ की जो गवर्नमेंट है या वहाँ का जो प्रशासनिक स्तर है वो अगर किस पे काम करेगा, ह्यूमन रिसोर्स पर काम करेगा, वहाँ के लोगों को ट्रेन करने पर काम करेगा, वहाँ के लोगों को एजुकेशन देने पर काम करेगा। और ये काम बखूबी किया है केरला ने। आप जानते हैं कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट जो है वो काय की है, केरला की है। ठीक है, इसने ह्यूमन रिसोर्स पर काम किया है, लोगों को शिक्षित करने पर काम किया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी जो निर्धनता की दर है वो धीरे धीरे कम हुई है और काफ़ी प्रोग्रेसिव स्टेट जो है वो आगे के वर्षों में यह देखने को मिलेगा। वैश्विक निर्धनता परिदृश्य देखते हैं। हमने बात की, जैसे मैं आपको बता रहा था कि निर्धनता का जो स्तर होता है उसमें असमानताएं होती हैं, अलग अलग देशों के लिए अलग अलग होता है। तो वैश्विक रूप से देखा जाए पूरे विश्व के लिए जो वर्ल्ड बैंक ने निर्धारित किया है निर्धनता का स्तर, तो वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है कि $1.9, ठीक है, $1.9 प्रतिदिन से कम पर जीवन निर्वाह करने वाला व्यक्ति जो है वो निर्धन है। यानी वह व्यक्ति निर्धन नहीं है जो $1.9 पर डे कमा रहा है, इससे कम कमा रहा है तो वो निर्धनता की कैटेगरी में आएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे। इसके अलावा वैश्विक निर्धनता में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। 1990 में पूरे विश्व की निर्धनता का जो अनुपात था वो 36% था, जो कि 2015 में आकर के 10% रह गया। तो पूरे विश्व में भी अगर देखा जाए, ग्लोबली देखा जाए, तो जो पॉवर्टी का रेशियो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास के लक्ष्य को 2030 तक सभी प्रकार की गरीबी खत्म करने का प्रयास है। जो कह सकते हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स थे, सतत विकास के जो लक्ष्य थे, उसमें एक लक्ष्य ये भी रखा गया है कि 2030 तक पूरे विश्व से सभी प्रकार की गरीबी को खत्म करना। हालांकि यह संभव नहीं लग रहा है कि 2030 तक गरीबी जो है वो पूरी तरीके से पूरे विश्व से ग्लोबली आपकी जो है समाप्त हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन फिर भी प्रयास किया जा रहा है इसके बारे में, जो कि कहीं ना कहीं प्रशंसनीय है। निर्धनता के कारण क्लास 9 की एनसीईआरटी में क्या क्या दिए गए हैं। सबसे पहला रीजन दिया गया है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास की निम्न जो है दर होना, निम्न उसका स्तर होना। क्योंकि ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में एक कह सकते हैं कि जो ब्रिटेन के लोग थे जो यहाँ पर शासन कर रहे थे, उन्होंने भारत की आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए काम नहीं किया। वो केवल अपने फायदे के लिए लगातार यहाँ पे काम करते रहे। उन्होंने भारतीय हस्तशिल्प के नष्ट होने में कह सकते हैं महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। भारतीय हस्तशिल्प का विनाश भी जो है कहीं ना कहीं ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन की देन है। इसके अलावा जो कपास वगैरह का काम होता था, यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग थे, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान जो भारतीय परंपरागत वस्त्र उद्योग था उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी क्षति देखने को मिली। तो हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान वो कहीं ना कहीं निम्न स्तर पर चला गया था। ये एक सबसे पहला प्रमुख कारण था जिसको आज तक हम भुगत रहे हैं। इसके अलावा जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि, पॉपुलेशन में वृद्धि, लेकिन पॉपुलेशन में वृद्धि तो हो रही थी, उसके साथ साथ में जो आपके संसाधन थे, रिसोर्सेज थे, उनको विकसित करने पर प्रयास उतनी मात्रा में नहीं किया जिस स्तर से जनसंख्या में वृद्धि हुई। ठीक है, इसके अलावा आय में असमानता है। ठीक है, हर व्यक्ति की इनकम जो है वो एक जैसी नहीं है। व्यक्ति गरीब है तो वो और ज़्यादा गरीब होता चला जा रहा है, व्यक्ति अगर अमीर है तो बहुत ज़्यादा अमीर होता चला जा रहा है। तो आय में असमानता जो है निर्धनता का यहाँ पर एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा आय में असमानता के साथ साथ में भूमि और जितने भी अन्य रिसोर्सेज होते हैं उनका भी अलग अलग स्थानों पर, चाहे अलग अलग स्टेट्स की बात की जाए, चाहे अलग अलग लोगों की बात की जाए या लोगों के समूह की बात की जाए, तो आय असमानता के साथ साथ में एक और असमानता पाई जाती है, वो है भूमि और अन्य संसाधनों के वितरण की असमानता। तो ये भी निर्धनता का एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा कुछ सोशल कॉजेज भी हो सकते हैं, कुछ कल्चरल कॉजेज भी हो सकते हैं, कुछ इकोनॉमिक कॉजेज भी हो सकते हैं। तो ये निर्धनता के प्रमुख कारण हैं। निर्धनता को दूर करने के कुछ उपायों को यहाँ देखेंगे तो मुख्य रूप से इनको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है आपके आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन दिया जाए और दूसरा है कुछ लक्षित निर्धनता रोधी कार्यक्रम चलाए जाएं, जो कि सरकारों के द्वारा समय समय पर चलाए भी गए हैं।
आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन देने से क्या होगा, जब हम आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन देंगे तो लोगों के लिए काम करने के अवसरों में वृद्धि होगी, अवसरों की व्यापकता में वृद्धि होगी। इसके अलावा मानव विकास में निवेश के लिए, इन्वेस्ट के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना भी आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन देने के एक परिणाम के रूप में देखा जा सकता है। दूसरा है कि लक्षित निर्धनतारोधी कार्यक्रम चलाए जाएं। लक्षित का मतलब क्या है, जब आर्थिक समृद्धि होगी देश की तो ज़रूरी नहीं है कि सभी वर्गों को, सभी समुदायों को उसका लाभ मिले। हो सकता है कुछ बहुत ही निचले तबके के लोग जो हैं, जो बहुत ही कह सकते हैं निकृष्ट पॉवर्टी लाइन में जी रहे हैं, उनको उसका बेनिफिट न मिल पाए, तो इसके लिए लक्षित कार्यक्रम चलाए जाते हैं। लक्षित का मतलब है उन लोगों को टारगेट करते हुए कार्यक्रम चलाए जाते हैं कि भाई आर्थिक रूप से समृद्धि पूरी कंट्री की हो रही है, लेकिन फिर भी निचले तबके को लाभ इसका नहीं मिल पा रहा है, तो उनको टारगेट किया जाए और उनको टारगेट करके कोई प्रोग्राम लाया जाए, कोई योजना लाई जाए और उसको लागू किया जाए, तो वो होते हैं लक्षित निर्धनतारोधी कार्यक्रम। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, मनरेगा के नाम से आप इसको जानते हैं, कई बार पूछा गया। इसमें क्या है, कम से कम 100 दिन के लिए मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। और इसमें 1/3 रोजगार जो हैं, 1/3 रोजगार जो हैं वो महिलाओं के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का जो हिस्सा है इसमें रोजगार में वो 23%, 17% और 53% है। 23% अनुसूचित जाति के लिए, 17% अनुसूचित जनजाति के लिए और 53% जो है वो महिलाओं के लिए है। औसत मजदूरी की अगर बात करेंगे मनरेगा में, तो देखिए अलग अलग स्टेट्स के आधार पर इसकी जो कह सकते हैं औसत मजदूरी है वो अलग अलग है, लेकिन अगर इसको पूरे देश के एक संदर्भ में बात की जाए तो ये 230 रुपये है प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन। जितने घंटे वह काम करेगा, जो निर्धारित घंटे हैं एक दिन के लिए, तो उसके लिए उसको जो मजदूरी दी जाती है एवरेज रूप में वो 230 रुपये दी जाती है। हालांकि अलग अलग स्टेट्स के और अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ के आधार पर ये वेरी करता रहता है, इसमें भिन्नताएँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद में अन्य कार्यक्रमों को देखेंगे तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम ये 2004 में स्टार्ट हुआ था। ये 100% केंद्र के द्वारा वित्त पोषित योजना थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में आई। इसके द्वारा क्या किया गया, जो शिक्षित बेरोजगार युवक थे उनके लिए वो अपने रोजगार खोल सकें, उनके लिए अवसर सृजित करना इसका उद्देश्य था पीएम रोजगार योजना का। अगली है आपकी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये 1999 में आई थी और इसके कह सकते हैं अंतर्गत क्या चलाए गए थे, जिनका नाम आपने सुना होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्वयं सहायता समूह जो चलाए गए थे वो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत चलाए गए थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये 2000 में आई और इसका उद्देश्य था प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए राज्यों को एक्स्ट्रा केंद्रीय सहायता प्रदान करना प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य था। इसके अलावा एक योजना 2000 में और आई थी जिसका नाम था अंत्योदय अन्न योजना। तो ये जितनी भी योजना, जितने भी प्रोग्राम आपने देखे, ये टारगेटेड निर्धनतारोधी कार्यक्रम थे। ठीक है, ऐसे लोगों को टारगेट करके ये कार्यक्रम चलाए गए थे जो आर्थिक समृद्धि यानी जब देश की हो रही है तो उसमें कुछ ऐसे समूह जिनका विकास नहीं हो पा रहा है, जिनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, उन विशेष लोगों को टारगेट करते हुए ये लक्षित निर्धनतारोधी कार्यक्रम चलाए गए थे। यहाँ से कई बार प्रश्न जो है अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो योग्य आज का सेशन, आशा करता हूँ आज का क्लास आपको पसंद आया होगा और काफ़ी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिली होगी। हमेशा की तरह एक ही बात कहना चाहूँगा कि क्लास देखने के बाद में इसका जो फीडबैक है, रिस्पॉन्स है, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। शाम को इसका एक क्लास और आ जाएगा और 9th क्लास की आपकी इकोनॉमिक्स की NCERT की जो पुस्तक है वो समाप्त हो जाएगी। फिर सीधे हम 10th क्लास की तरफ बढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।